हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 11 वायुमंडल में जल। जिन्होंने हमारे पिछले चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल कर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है और अपने सिलेबस का कंप्लीट कर सकता है आसानी से। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये वीडियोज़ बनाई गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वाटर इन एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में जल। तो वायुमंडल में जल चैप्टर शुरू करने से पहले हल्का सा मैं आपको जल चक्र के बारे में बताता हूँ। जल चक्र क्या है कि सूरज के तापमान से हमारी पृथ्वी पर जितने भी पानी के स्रोत हैं, चाहे वो नदियाँ हैं, चाहे तालाब हैं, चाहे झील हैं या समुद्र है, जब सूरज का तापमान से वो पानी गर्म होता है, गर्म होकर वो भाप के रूप में ऊपर उठता है, जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद उसमें ये इस तरह से बादल बनते हैं। ठीक है, बादलों जब ये बादल बनते हैं तो धीरे धीरे ये बादल भारी होने लगते हैं, इनमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। ये बादल उस जलवाष्प को जब संभालने में अनेबल हो जाते हैं, उसको जब संभाल नहीं पाते हैं तो संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये बारिश के रूप में दोबारा पानी नीचे आ जाता है, फिर दोबारा वाष्पीकरण होता है और बस ये चक्र चलता रहता है। यानी जो पानी है उसका लॉस नहीं होता, पानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। तो ये हमारा जल चक्र है जो छोटी क्लासों में भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए था। आइए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। कहता है हवा में जल वाष्प या वाटर वेपर्स जिनको हम कहते हैं ये मौजूद होते हैं। ये हम पुराने चैप्टर्स में, जो पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं। जो टर्म सेकंड का पहला चैप्टर हमने करा था उसमें हमने जलवाष्प, धूल कण, राख वगैरह सब ये पढ़े थे, नमक कण। यह हम वायुमंडल की संरचना वाले पाठ में पढ़ चुके हैं। ये वायुमंडल में जल तीनों अवस्थाओं में होता है। कैसे? गैसीय में, द्रव में और ठोस में। जब ये भाप के रूप में ऊपर जाता है, ठीक है, तब ये क्या बनता है? गैसीय रूप में होता है। जब ये बारिश के रूप में गिरता है तब ये द्रव अवस्था में हो जाता है, और जब ये बर्फ़ बन जाता है ऊपर ही और फिर ओलों के रूप में गिरने लगता है तो ये ठोस रूप में आ जाता है। तो ये तीनों अवस्थाओं में यहाँ पर हमारे पास होता है। वायुमंडल में आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब वही, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। ये जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा आर्द्रता है, कम होती है तो कम आर्द्रता है। आर्द्रता से मतलब उसमें वायु में नमी या जलवाष्प की मात्रा। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण। अब जलाशय कुछ भी हो सकते हैं, नदी, तालाब, झील, समुद्र, तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है। इस प्रकार वायुमंडल में महासागरों, अब ये वाष्पीकरण वगैरह क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो कहता है वायुमंडल में महासागरों, ठीक है, जो महासागर है हमारे पास 71% भाग पे तो महासागर ही हैं, तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है वो महासागरों से होता है, नदियों से होता है, सबसे होता है। तो जब और उससे जब बारिश बरसती है तो जरूर थोड़ा वो समुद्र के ऊपर ही बरसे, वो महाद्वीप के ऊपर भी बरस सकती है, यानी स्थलीय भाग के ऊपर भी बरस सकती है। लेकिन एंड में वो स्थलीय भाग का पानी भी महासागरों में ही जाके मिल जाता है। तो ये आदान प्रदान कैसे होता है? वाष्पीकरण के द्वारा, पढ़ेंगे अभी आगे हम। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा ये चक्र हमारा चलता रहता है जल के आदान प्रदान का। हवा में मौजूद जल वाष्प को ही आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। जो जल वाष्प मौजूद होते हैं जिनके कारण हवा में नमी आती है, आर्द्र हो जाती है हवा, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता। तो ये डेफिनेशन हो गई। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। जो वास्तव में उपस्थित हैं, यानी कि अगर आपसे कहे कि इस हवा में 82% जल वाष्प हैं तो वही उसकी निरपेक्ष आर्द्रता हो गई। वास्तविक मात्रा को ही निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का वजन होता है। यानी एक इकाई हवा ले ली हमने, कोई एरिया पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया कि इतनी हवा में हमें जल वाष्प को नापना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे हमने एक इकाई आयतन ले लिया। अब आयतन क्या होता है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ होती है। तो इतने में जलवाष्प कितने हैं, इनका जलवाष्प का वजन क्या है? तो वही हमारी निरपेक्ष आर्द्रता। ये कह रहा कि यह हवा में प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है तथा इसे ग्राम घन मीटर में मापा जाता है। इसका जो मात्रक है ग्राम घन मीटर।
हवा द्वारा जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। क्यों? तापमान ज़्यादा होगा तो जल वाष्प ज़्यादा होंगे, तापमान कम होगा तो जल वाष्प भी कम होंगे, क्योंकि ज़्यादा तापमान में ही वाष्पीकरण होता है, उसी से जल वाष्प की संख्या बढ़ती है। अब ये जो निरपेक्ष आर्द्रता है, ये पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्थानों पर तापमान भी अलग अलग होता है। ज़्यादा तापमान होगा, ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा होगा, और वास्तविक जो मात्रा होती है जलवाष्प की वही तो निरपेक्ष आर्द्रता है। कम तापमान होगा तो कम आर्द्रता होगी। किसी तापमान पर, अब ये ध्यान से समझना इस चीज़ को, किसी तापमान पर यानी कोई भी फिक्स तापमान है, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, ये मान के चलो आप, ठीक है। किसी तापमान पर यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता यानी कि जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता, जो वास्तविक क्षमता है उसकी तुलना में कम या ज़्यादा आर्द्रता, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पर किसी हवा की जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता थी वो 64% है। ये 64% ही जल वाष्प ग्रहण कर सकता, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्षमता है। तो अगर इसमें अब मौजूद, कई बार क्या होता है, कभी जल वाष्प ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। अगर मान लो इस 64% से कम जल वाष्प हो या इस 64% से ज़्यादा जल वाष्प हो, तो वो जो प्रतिशत होगा उसी को हम सापेक्षिक आर्द्रता बोलेंगे। यानी जितनी उसकी क्षमता होती है जल वाष्प को ग्रहण करने की आसानी से, अगर उसमें ज़्यादा जल वाष्प हो या कम जल वाष्प हो, उस प्रतिशत को हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो उसको बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। हवा के तापमान के बदलने के साथ आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बदलती है, तो मैंने ऊपर बता दिया तापमान पे। इससे सापेक्षिक आर्द्रता भी प्रभावित होती है, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता तो प्रभावित होगी जब क्षमता बदलेगी जल वाष्पों को ग्रहण करने की, तो सापेक्षिक आर्द्रता अपने आप ही बदल जाएगी। यह महासागरों के ऊपर अधिक, क्योंकि वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है, क्योंकि तापमान से जलवाष्प ज़्यादा वहाँ प्राप्त होते हैं, बजाय कि महाद्वीपों के ऊपर, क्योंकि महाद्वीपों पर तो पानी के स्रोत का फिक्स है, और समुद्र में तो पानी ही पानी है, कोई कमी नहीं है। और महाद्वीपों के ऊपर क्योंकि स्थलीय भाग ज़्यादा होता है, वहाँ यह कम पाई जाती है। क्या? सापेक्ष आर्द्रता। अब ये भी ध्यान से समझना, एक निश्चित तापमान पर, वही फिर से कोई तापमान फिक्स कर लिया, जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा, यानी उसमें पूरी तरह से जलवाष्प समाये हुए हैं, उससे ज़्यादा जलवाष्प उसमें नहीं आ सकते किसी भी कीमत पर, उसको कहते हैं संतृप्त हवा या संतृप्त वायु, या संतृप्त कहा जाता है खाली, ठीक है। जब किसी निश्चित तापमान पर, फिक्स टेम्परेचर पर, वही 30 डिग्री में मान लो कोई हवा का एक नमूना ले लिया, और कि अब इस हवा में इससे ज़्यादा जलवाष्प नहीं आ सकते, जब जलवाष्प पूरी तरह से उसमें भर जाएं तो हम बोलेंगे ये हवा अब संतृप्त हो चुकी है, तो इसी को हम संतृप्त कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में दिए गए तापमान पर हवा इससे अधिक आर्द्रता ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। आर्द्रता का मतलब वही जलवाष्प है। तो ये पॉइंट थोड़े से समझते जाओ, क्योंकि ये आगे अभी यूज होने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप करा तो फिर आगे समझ में नहीं आता, इसलिए स्किप मत किया करो। दी गई हवा के अंश, यानी कोई अंश ले लिया, अब हवा तो इतनी सारी है, अब ये तो है नहीं कि पूरी हवा में नापेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं हम, वॉल्यूम ले लेते हैं पर्टिकुलर, कि हवा के अंश में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है, ये जो संतृप्ति यानी जिस तापमान पर उसमें जलवाष्प पूरी तरह से आ जाए, यानी उससे ज़्यादा जलवाष्पों से पूरी तरह भर जाए, तो जिस टेम्परेचर पर वो आती है, जैसा मैं 30 डिग्री टेम्परेचर एग्जाम्पल ले रहा था, वो जो 30 डिग्री टेम्परेचर है उसी को हम ओसांक कहेंगे, ड्यू पॉइंट कहेंगे। तो उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? ओसांक, यानी ड्यू पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर हवा में संतृप्तता आ जाती है। और संतृप्तता क्या है? जलवाष्पों से पूरी तरह भर जाना, तो इसे हम क्या कहेंगे? ओसांक। अब ये जो हमने 2-4 डेफिनेशन पढ़ी है ये आगे यूज होने वाली हैं। अब शुरू होता है आपका वाष्पीकरण तथा संघनन। ये क्या होते हैं? वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रम से घटती है और बढ़ती है। वाष्पीकरण से तो बढ़ती है ये, और संघनन से घट जाती है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, भाप के रूप में ऊपर उठता है। कैसे? सूर्य के टेम्परेचर से। और अगर आप पानी को गैस पर गर्म करोगे तब भी वाष्पीकरण होता है, जरूरी नहीं है वो, एक तो वो नेचुरल है,
जो सूर्य के तापमान से गर्म होकर ऊपर उठ रहा है वो तो नेचुरल है। आप पानी को गैस पे गर्म करने लगो, सबने भाप उठती हुई देखी होगी, वो जो भाप है वो भी वाष्पीकरण हो रहा है, वो नेचुरल नहीं है, वो हम खुद कर रहे हैं। वाष्पीकरण का मुख्य कारण सूर्य से प्राप्त तापमान है। अगर सूर्य तापमान, रात को तो नहीं होता वाष्पीकरण, ठीक है ना, रात को वाष्पीकरण ना के बराबर, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर नहीं मिल पाता। तो जिस तापमान पर वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है, क्या, जल, जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है, यानी भाप के रूप में ऊपर उठना शुरू हो जाता है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाए उसी को हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। दिए गए हवा के अंश में, यानी जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं, जो हवा का एक अंश ले लेते हैं, जल को अवशोषित करने की अथवा धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। ये तो मैंने ऊपर भी बता दिया था, वही जलवाष्पित होते हैं सब ये। तो जलवाष्प जो होते हैं किसी भी हवा में, उसको धारण करने की जो क्षमता है जलवाष्पों को, तापमान के साथ बढ़ती है। हवा की गति संतृप्त परत को, संतृप्त परत कौन सी थी, जिसमें जलवाष्प पूरी तरह से भरे हुए थे, असंतृप्त परत यानी जिसमें जलवाष्प कम है के द्वारा हटा देती है। जो हवा की गति है तो संतृप्त परत को हटा देती है, उसकी जगह पर असंतृप्त परत को ले आती है, जिसमें भी थोड़ी बहुत कसर बच रही है जलवाष्पों को ग्रहण करने की। हवा की गति जितनी तेज होगी वाष्पीकरण भी उतना ही तेज होगा। क्यों? क्योंकि हवा की गति जब तेज होगी तो जिस हवा में जलवाष्प पूरी तरह से भरते जाएंगे उसे वो हटाती जाएगी और उसके स्थान पर खाली हवा को वो लाती जाएगी, जिसमें भी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बची हुई है। तो इस तरह से वाष्पीकरण तेजी से होता रहता है। जलवाष्प, अब ये वाष्पीकरण तो खत्म हो गया, अब जलवाष्प का पुनः जल के रूप में बदलना, ये संघनन कहा जाता है। जो जलवाष्प है ऊपर जाके जब इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो धीरे धीरे पानी के बूंदों के रूप में बदलना शुरू हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं संघनन। ऊष्मा कह लो या तापमान कह लो, तापमान में कमी संघनन का कारण बनती है। अब होता क्या है, जब ये जलवाष्प हवा में आते हैं और हवा धीरे धीरे ऊपर उठती चली जाती है, जब ऊपर उठेगी तो ऊपर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, तो जो पानी तापमान की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से गैसीय रूप में बदला था, तो ऊपर जब तापमान कम होगा तो गैसीय रूप से फिर दोबारा किस में बदलना शुरू हो जाएगा, वो पानी में बदलना शुरू हो जाएगा, और उसी को हम संघनन कहते हैं। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है, आर्द्र यानी वही नमी वाली जो हवा है जो जलवाष्पों को लेकर जा रही है, तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है और यह पुनः जल में बदलना शुरू हो जाते हैं। यही हमारा संघनन है। और जब जलवाष्प अधिक ठंडे होकर, यानी जब ठंडे होते हैं और वो द्रव में ना बदलें, वो सीधे के सीधे किस में आ जाएं कि भाई संघनन होना शुरू हुआ और सीधे वो ठोस में बदल गए, ठीक है, सीधे ठोस रूप में जब वे परिवर्तित होते हैं तो इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं, यानी गैसीय अवस्था से सीधे ठोस रूप में आ जाना। हवा में उपस्थित धूल कणों के चारों ओर जलवाष्पों के इकट्ठा होने, देखो हवा में जो धूल कण होते हैं उसके चारों ओर, जैसे ये हमारा कोई धूल कण है, इसके चारों ओर ये जलवाष्प इकट्ठा होते हैं, ये इकट्ठा होने शुरू हो गए इस तरह से, ठीक है, ये इकट्ठा होने शुरू हो गए। ये मैंने जो रेड सा बनाया इसमें ध्यान दो। तो होता क्या है, इकट्ठा होने और ठंडा होने के कारण ही संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्र कहते हैं। जिस कण के चारों तरफ जलवाष्प इकट्ठे हो रहे हैं और ठंडे होकर पानी में बदल रहे हैं, इसको हम कहते हैं संघनन केंद्र। तो ये डेफिनेशंस भी आ रही हैं कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, संघनन केंद्र किसे कहते हैं। तो ऐसी एक एक दो दो नंबर की जो डेफिनेशन आएंगी तो ये बन गया। तो जब आपको आएगी कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं तो ये वाली लाइन लिखनी है, जब आपको आएगी संघनन केंद्र किसे कहते हैं तो ये वाली लाइन लिखनी है। तो आप, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चंस के आंसर तो बेटा ये डायरेक्ट बन रहे हैं। अब कोई भी तुमसे पूछेगा संघनन केंद्र क्या है, अब आपने ये नोट्स बना रखे हैं, इनको पढ़ रखा तो आप बता दोगे, ठीक है। खासकर धूल, धुआं और महासागरों के नमक के कण अच्छे संघनन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये सब वायुमंडल में मौजूद होते हैं, क्योंकि यह पानी को अवशोषित करते हैं। क्या धूल भी करता है, धुआं भी करता है, नमक के कण भी पानी को अवशोषित करते हैं, इसीलिए अच्छे संघनन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि धूल, धुआं और नमक के कण अच्छे संघनन केंद्र के रूप में क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि यह पानी को अवशोषित करते हैं।
संघनन उस अवस्था में भी होता है, यानी ऊपर जो होता है संघनन ये तो हो ही रहा है, इसके अलावा भी होता है जब आर्द्र हवा ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है। ठीक है, जब ये किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में आ जाएगी तब भी संघनन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गिलास में ठंडा पानी भर लेते हो, है ना, फ्रिज का आपने देखा होगा, जब फ्रिज का ठंडा पानी भर लेते हो तो भरते ही थोड़ी देर बाद उसके चारों तरफ पानी की बूंदें या पानी के रूप में बाहर वो पसीज सा जाता है। क्यों? क्योंकि हवा में जो मौजूद जल वाष्प हैं, जैसे ही वो हवा उसके संपर्क में आती है, उस ठंडे पानी के संपर्क में आती है, तो बाहर जो हवा में जल वाष्प है वो पानी के रूप में बदल जाते हैं तुरंत। आपने ये चीज़ देखी होगी, फ्रिज से जैसी बोतल आप निकालते हो तो बोतल सारी बाहर से गीली हो जाती है और पानी के रूप में बदल जाती है। वो क्यों? क्योंकि हवा में जो जल वाष्प मौजूद है वे पानी के रूप में बदल रहे हैं। तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान ओसांक के नज़दीक हो। ठीक है, ये जब ठंडी हवा के संपर्क में आए तब, और जब तापमान ओसांक के नज़दीक हो तब। ओसांक क्या था? अभी ऊपर हमने पढ़ा था ओसांक। ठीक है ना, ठीक है, ऊपर इसलिए मैं बोल रहा था, ध्यान से देख के चलो, ऊपर हमने ओसांक पढ़ा था। तो अब किसी बच्चे से छूट गया हो तो दोबारा वीडियो को वो करो, बैक जाओ और फिर देखो। संघनन हवा के आयतन, जो संघनन जो है हवा के आयतन, हवा यानी कितनी भारी है, कितना ज़्यादा वो जलवाष्पों को ले रखा है उसने, तापमान, उस दाब तथा आर्द्रता सबसे प्रभावित होता है। ठीक है, हवा के आयतन, तापमान और दाब और आर्द्रता सबसे, दाब का मतलब प्रेशर। संघनन तब होता है जब, अब ये कारण बता रहा है, वायु का आयतन नियत हो यानी फिक्स हो तथा तापमान ओसांक तक गिर जाए। जो तापमान है वो ओसांक बिंदु तक गिर जाए। ठीक है, ओसांक क्या था? जब जिस तापमान पर संतृप्तता आती थी हवा में, जिस तापमान पर यह हो गया कि अब ये पूरी तरह से वायु संतृप्त हो चुकी है, अब ये जलवाष्प ग्रहण नहीं करेगी, उसको हम ओसांक कहते थे। तो वायु का आयतन नियत हो और तापमान ओसांक तक गिर जाए, एक तो कारण यह है। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए, नहीं वायु का आयतन भी कम हो और तापमान भी कम हो जाए, तब भी हमारा संघनन हो जाता है। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए तो तब भी हमारा संघनन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा की एक क्षमता होती है, उससे ज़्यादा वो जलवाष्पों को संभाल कर नहीं रख पाती, और जब उससे ज़्यादा जलवाष्प उसमें आएंगे तब भी संघनन शुरू हो जाएगा। अब संघनन के बाद वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, या जिसको आर्द्रता भी हम कहते हैं, निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। या तो वो ओस में परिवर्तित हो जाते हैं, या कोहरे में, या तुषार में, या बादल में। इनको भी आगे पढ़ेंगे हम। संघनन तब होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होता है या ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। ठीक है, तो ओसांक जो है, या तो जमाव बिंदु क्या होता है, जब बर्फ जमनी शुरू होती है, या तो ओसांक उससे नीचे आ जाए या ओसांक उससे ऊपर हो जाए, तब हमारा संघनन शुरू होता है। आइए पढ़ते हैं ओस। देखो ये चित्र देखो पहले, इस तरह से आपने पत्तों पर, घास पर, पेड़ पौधों की पत्तियों पर इस तरह से आपने पानी की बूंदें देखी होंगी, ये संघनन के कारण ही होती हैं और इसको हम ओस भी कहते हैं। यदि आर्द्रता अथवा जलवाष्प धरातल के ऊपर हवा में केंद्र को चारों ओर संघनित ना होकर, केंद्र के चारों ओर संघनित ना होकर ठोस वस्तुओं जैसे पत्थर, ठीक है, घास, यानी ऊपर हवा में ना हो, नीचे ही हो जाए। कहाँ पर? पत्थर पे हो जाए, घास पर हो जाए, तथा पौधों की पत्तियों पर की ठंडी जो सतह होती हैं पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। यानी हवा में ऊपर ना होकर ये पत्थर पे हो जाए, पत्तियों पर हो जाए, घास पर हो जाए, पानी की बूंदों के रूप में आ जाए, तब भी हम इसको संघनन कहते हैं। ये मैंने आपको चित्र इसमें दिखा दिया है। इसके लिए जो सबसे उपयुक्त दशाएं होती हैं कि ओस कब होगी, बनेगी, कब गिरेगी, तो सबसे उत्तम जो दशाएं होती हैं, एक तो आकाश साफ होना चाहिए, हवा शांत होनी चाहिए, बहुत तेज़ी से नहीं चलनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, जो ऊपर अब हमने पढ़ी थी, सापेक्ष आर्द्रता ज़्यादा होनी चाहिए, और ठंडी व लंबी रातें होनी चाहिए, यानी सर्दियों में ही ज़्यादा पड़ती है। ओस बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। ठीक है, ओसांक क्या था? जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता जिस तापमान पर खत्म हो जाती है उसे ओसांक कहते हैं। तो वो जो तापमान है वो जमाव बिंदु से ऊपर होना चाहिए, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तब ये होता है। अब आ गया तुषार।
देखो तुषार में और इसमें यही फ़र्क है, जब ये जमाव बिंदु से ऊपर होता है यानी बर्फ़ नहीं जम पाती, 0 डिग्री पर बनती है, तब तो ये पानी की बूंद में होता है। और जब ये ओसांक जमाव बिंदु से नीचे हो जाता है तो इन्हीं पौधों पत्तियों पर ये बर्फ़ जैसी दिखाई देती है हमें, उसको हम तुषार बोलते हैं। तुषार ठंडी सतहों पर होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे चला गया। बस तुषार में ओस में इतना ही फ़र्क है, इसमें ओसांक जो है जमाव बिंदु से नीचे होता है और ओस में ऊपर होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों के बजाय छोटे छोटे बर्फ़ के रवों के रूप में जमा हो जाती है और वो फिर ऐसे दिखाई देती है। जब ये पानी की बूंद थी तब ये ओस था, जब वो ऐसी दिखाई जाए यानी वो जो पानी की बूंदें जमनी शुरू हो जाएं तब हम उसको तुषार बोल देते हैं। इसके भी कारण सारे वही हैं जो ओस के थे, जो दशाएं थी वही थी। तुषार बनने के लिए उपयुक्त दशाएं ओस बनने वाली दशाओं के अनुसार ही हैं, सिर्फ इसमें हवा का तापमान जमाव बिंदु से नीचे होना चाहिए, यानी ओसांक जो है वो जमाव बिंदु से नीचे होना चाहिए। बस इतना अंतर है दोनों में, ओस में और तुषार में। कोहरा एवं कुहासा एक ही बात है, अभी पढ़ते हैं। देखो बस थोड़ा सा ही फर्क है इनमें। जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी वायु अचानक पृथ्वी की सतह की ओर गिरती है, ठीक है, जलवाष्प से भरी जो वायु ऊपर थी जब वो अचानक पृथ्वी की सतह पर आ जाती है तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और संघनन हम ऊपर पढ़ चुके क्या होते हैं, तो छोटे छोटे जो सतह के नज़दीक जो कण हैं उनके कणों के चारों तरफ जो है संघनन की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है। इसलिए कोहरा और कुछ नहीं है, क्या था, ये बादल ही तो आए थे नीचे, बल्कि एक प्रकार का बादल ही है जिसका आधार पृथ्वी सतह पर या सतह के बहुत नज़दीक होता है। ठीक है, तो कोहरा इस तरह से आपको दिखाई देता है। कोहरा तो सब जानते हैं, आजकल पढ़ भी रहा है। इसके कारण दृश्यता कम हो जाती है, दिखाई देना कम हो जाता है अथवा शून्य हो जाती है। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता होती है, धुआं तो वहाँ धूलकण ज़्यादा पाए जाएंगे, पोल्यूशन ज़्यादा होगा के कारण धूलकण भी अधिक होते हैं, जिससे संघनन केंद्रों की मात्रा भी अधिक होती है और संघनन भी ज़्यादा होगा, जो कोहरा और कुहासा बनने में मददगार होते हैं। ये सारी चीज़ें जिस स्थिति में कोहरा एवं धुआं शामिल हो जाते हैं, सम्मिलित रूप से बनते हैं, जब कोहरा भी हो जाए और उसमें धुआं भी शामिल हो जाए तो उसे कहते हैं धूम्र कोहरा। तो क्वेश्चन बन गया धूम्र कोहरा किसे कहते हैं, जिसमें धुआं और कोहरा दोनों शामिल हो। अब कुहासे और कोहरे में केवल इतना अंतर है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा अधिक नमी होती है। अब नमी कैसे पता चलती है, मान लो कोहरा पड़ा हुआ है, अब बाइक पे टू व्हीलर पे कहीं चले जाएं, थोड़ी दूर जाओ 1 किलोमीटर और फिर अपने जैकेट पे उस पर हाथ लगा के देखना, गीली हो जाती है, तो नमी तो होती है उसके अंदर, जलवाष्प तो होते ही हैं। अब जो कुहासा है उसमें ज़्यादा जलवाष्प होते हैं, बस फ़र्क इतना है, और जो कोहरा है उसमें कम होते हैं। और जो कुहासा है वो प्लेन्स में नहीं पाया जाता, ये अधिकतर पहाड़ों पर ही पाया जाता है। कुहासा पहाड़ों पर ही अधिक पाया जाता है या थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह पर पाया जाता है, क्योंकि ऊपर उठती गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है ना, तब वहाँ जो कोहरा है ज़्यादा नमी वाला बन जाता है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं, ये तो बात क्लियर है। कोहरे में नमी थोड़ी सी कम होती है और कुहासे में नमी ज़्यादा होती है, इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है दोनों कोहरा ही। जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहाँ कोहरा प्रबल होता है, यानी ज़्यादा मजबूत होता है, जहाँ ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में मिलती है। कोहरे छोटे बादल के रूप में होते हैं जिसमें धूल कण होते हैं, धुएं के कण व नमक के कण होते हैं। तो जो कोहरा है ऊपर मैं बता चुका हूँ, ये क्या होता है, बादल ही होता है, इसमें धूल के कण, धुएं के कण और नमक के कण ये सब शामिल होते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, छोटा ही चैप्टर है। अब इस वीडियो को आप जितनी बार चाहो रिपीट करके देख सकते हो, पाठ को अच्छे से समझने के लिए। अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को इस वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल के बारे में बताओ, ताकि इस लॉकडाउन के समय में वो अपनी पढ़ाई का लाभ इससे ले सकें, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। धन्यवाद।